बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर और रईसपुर गांव के लोग खेती कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन दोनों गांव के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सुल्तानपुर की जमीन बहुत उपजाऊ और गुणवत्ता वाली थी और हर साल उनकी खेती रईसपुर गांव के लोगों से अच्छी होती थी। बस इसी बात का घमंड सुल्तानपुर गांव के लोगों को था और वो हर बार रईसपुर गांव के लोगों को नीचा दिखाते और उन्हें हमेशा बेइज्जत किया करते। अरे सुरेश भाई देखो, रईसपुर का गोपाल जा रहा है। क्यों गोपाल, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई होगी। क्यों, सही कहा ना? कोई बात नहीं गोपाल, तुम कहो तो थोड़ा अनाज हम भिजवा देंगे। मदन और सुरेश गोपाल पर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोपाल ये देखकर बहुत निराश हो जाता है। इसी तरह रईसपुर का जो भी नागरिक सुल्तानपुर से होकर जाता, लोग उसी तरह उसे ताने मारते और मजाक उड़ाया करते। रईसपुर गांव के लोग उन लोगों की हरकत से तंग आ चुके थे। एक बार गोपाल और गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। राकेश भाई, सुल्तानपुर के लोगों ने रास्ते में निकलना भी मुश्किल कर दिया है। जब देखो आने देते हैं। हाँ भाई गोपाल, अगर ऐसे ही रहा गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब हमें ये गांव छोड़कर कहीं और रहना पड़े। ना तो गांव में फसल ठीक से होती है और ना ही आमदनी का कोई दूसरा साधन है। ऊपर से सुल्तानपुर वालों के ताने। नहीं भाई राकेश, इतना परेशान मत हो। मुखिया जी से हमें बात करनी चाहिए इस बारे में। गांव वाले मुखिया जी के पास जाकर उनको सारी बात बताते हैं। मुखिया जी, आप इस समस्या का कुछ हल निकालें, वरना हम लोग इस अपमान के घूंट को पी पी कर इस गांव में नहीं रह पाएंगे। अगर इसका हल नहीं निकला तो हम लोग गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे मुखिया जी। नहीं नहीं भाइयों, यह गांव हमारा है। आप लोग कैसे इस गांव को छोड़कर जाने की सोच सकते हो? हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाइयों, आप लोग परेशान ना हो। हम सब मिलकर इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। मुखिया जी लोगों को समझा बुझाकर वापस उनके घर भेज देते हैं। लेकिन मुखिया जी भी खुद गांव की इस बदहाली से बहुत दुखी थे और वो खुद भी बहुत मजबूर हो गए थे। ऐसे ही एक साल गुजर जाने के बाद मुखिया जी का बेटा विदेश से पढ़कर वापस गांव लौटा। मुखिया जी अपने बेटे को गांव दिखाने के लिए सुल्तानपुर के रास्ते से जा रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग मुखिया का मजाक उड़ाने लगे। अरे मुखिया जी, क्या लगता है इस बार रईसपुर में रईसी लौटेगी या नहीं? या इस बार भी गई भैंस पानी में? अरे अरे, इस बार तो छोटे मुखिया जी भी साथ आए। लगता है सारे गांव को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। क्यों मुखिया जी, सही कहा ना? मुखिया जी का बेटा रमेश ये सब देखकर बहुत अचंभे में पड़ गया और अपने पिता की तरफ देखकर पूछने लगा। पिताजी, ये सब हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तू इन लोगों की बात पर ध्यान मत दे। तू घर चल और अब थोड़ा आराम कर ले। तू बहुत दूर से आया है। रात के समय रमेश अपने पिता की बेइज्जती के बारे में सोचने लगता है और सुबह होते ही वो मुखिया जी से फिर पूछता है। रमेश के बार बार पूछने पर मुखिया जी उसे सारी बात बता देते हैं। बेटा रमेश, क्या बताऊं, इस गांव की मिट्टी अब धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और अब गांव में गुजारा कर पाना भी लगभग नामुमकिन सा हो गया है। बस इसी बात का मजाक वो सुल्तानपुर वाले उड़ाते हैं और हमें नीचा भी दिखाते हैं। और अब गांव वाले भी उनकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए हैं। समझ नहीं आता क्या किया जाए। अब तो सब भगवान के भरोसे ही है। कोई बात नहीं पिताजी, सब अच्छा होगा, आप चिंता ना करें।
अगले दिन रमेश गांव की थोड़ी मिट्टी और वहां के बीजों को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। क्योंकि रमेश पढ़ा लिखा था तो वो गांव की मिट्टी की जांच कराने के लिए शहर की एक लैब में ले जाता है और उस लैब में रईसपुर गांव की मिट्टी की जांच की जाती है और जिन बीजों को वो अपने साथ ले गया था उनकी गुणवत्ता की जांच भी कराता है। मिट्टी और बीजों की जांच कराने के बाद रमेश वापस अपने गांव लौटता है और अपने साथ अच्छी क्वालिटी की खाद और बीज भी ले जाता है। रमेश गांव वालों को वो बीज और खाद बांट देता है और उनसे दोबारा से खेती करने और नए बीजों का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। राकेश भाई, लगता है छोटे मुखिया जी शहर से कोई जादुई बीज लेकर आए हैं। हाँ भाई इस बार छोटे मुखिया जी के ये जादुई बीज जरूर काम करेंगे और इस बार हमारी फसल भी अच्छी होगी। गांव के सभी लोग अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करने लगते हैं और नए बीजों और नई खाद को डालकर फसल उगाने लगते हैं। ये बात सुल्तानपुर के लोगों को भी पता चलती है। अरे मदन भाई, सुना है रईसपुर के छोटे मुखिया शहर से कोई जादुई बीज लेकर आए हैं और इस बार गांव वालों ने अपनी फसल में जादुई बीज डाले हैं। क्या जादुई बीज? अरे भाई कैसी बातें करते हो, जादुई बीज? मुझे तो यकीन नहीं होता रईसपुर की उस बंजर जमीन पर कोई जादुई बीज काम नहीं करेगा। देखना इस बार भी उनके हाथ केवल भूसा ही लगने वाला है। रईसपुर के लोग कड़ी मेहनत और लगन से नई फसल बोते हैं और कुछ महीनों बाद रईसपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पूरे गांव में इस बार फसल बहुत अच्छी होती है। लोग अपनी फसलों को देखकर बहुत खुश होते हैं। गांव में रहने वाला गोपाल भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो मालिनी, इस बार हमारे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है। यह सब छोटे मुखिया जी के उन जादुई बीजों का कमाल है मालिनी, उन जादुई बीजों का। गांव के सभी लोग मुखिया जी के घर जाकर उनको धन्यवाद देते हैं और रमेश का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सुल्तानपुर के लोग ये देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं कि इस बार रईसपुर के लोगों की फसल कैसे अच्छी हुई है। अब हर बार रईसपुर वालों की फसल सुल्तानपुर गांव की फसल से अच्छी होती थी और गांव वाले भी बहुत खुशहाल रहने लगे। लेकिन कुछ सालों बाद सुल्तानपुर वालों की जमीन बंजर हो गई और फसल की पैदावार भी खराब होने लगी और उनके खेत सूखने लगे और इस तरह गांव की हालत खराब होने लगी। भाई वो दिन दूर नहीं जब हमें गांव छोड़कर जाना पड़े। गांव में अब खाने लायक भी अनाज पैदा नहीं हो पाता। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आता। हाँ मदन भाई, हालात बहुत खराब हो गए हैं। क्यों ना हम रईसपुर के मुखिया से मदद मांगने जाएं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे भाई। उनके गांव की हालत भी ऐसी थी। अगर वो लोग हमें भी जादुई बीज दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा भाई। सभी लोग रईसपुर गांव के मुखिया के पास मदद के लिए जाते हैं और मुखिया जी से मदद की गुहार लगाते हैं। मुखिया जी, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो मुखिया जी। हम सुल्तानपुर के लोग भूखे मर जाएंगे मुखिया जी। हमारी मदद करो मुखिया जी, हमारी मदद करो मुखिया जी। क्यों मदन, तुम तो बहुत मजाक उड़ाते थे हम रईसपुर वालों का, और आज हम ही से मदद मांगने आए हो? हाँ छोटे मुखिया जी, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो मुखिया जी। हम कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमें माफ कर दो मुखिया जी, हमें माफ कर दो। मुखिया जी के कहने पर रमेश उनकी मदद को तैयार हो जाता है और सुल्तानपुर के लोगों को खाद और नए बीज भी दे दिए जाते हैं। सुल्तानपुर के लोग नए बीजों को अपने खेतों में लगाते हैं और इस तरह कुछ दिनों में उनकी फसल फलने फूलने लगती है और अब दोनों गांव के लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।